मैंने तो अपना जो मेरा तो पहला जो बेस है वो तो स्टार्ट हो चुका है, वो तो चल रहा है। लगभग 19 क्लास हो चुका है। तो ये मेरा सेकंड बेच होगा। तो इस कोर्स में जो मैं हम लोग सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, वो तो लगभग आप लोगों को पता है। यहाँ पे मेनली आप लोग सीखेंगे केपी। केपी क्यों? क्योंकि केपी लेने का एक ही कारण है। आज के जमाने में आप जानते हो कि अभी जो है, अभी मेन स्ट्रीम में बहुत फोकस में आ रहा है। उनमें से सबसे जो प्योर साइंस है आज के जमाने के लिए, क्योंकि आज का जो जमाना है, लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे पिन पॉइंट, मुझे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके दो, और डायरेक्ट एग्जैक्ट जगह पे आपको पिन करना है बस। क्योंकि आज के जमाने में लोग उतना नहीं चाहते कि रोज कुछ ना कुछ रेमेडी करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, ऐसा नहीं। वो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट बताओ और डायरेक्ट काम खत्म करते हैं। तो इस जगह पे केपी बहुत हेल्प करता है। और ये आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी है केपी, क्योंकि इसमें आप लोग सीखेंगे हिट थ्योरी। ठीक है। उसके बाद आप सीखेंगे यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु। लेकिन एस्ट्रो वास्तु सिखाने से पहले यहाँ पे आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, जो एग्जैक्ट जो मेन स्ट्रीम वास्तु है, जहाँ पे आप लोग सीखेंगे यहाँ पे कैसे ग्रिड करा जाता है, एक घर को कैसे ग्रिड करा जाता है, उसका डिग्री कैसे निकाला जाता है, कैसे आप उसको मेजर करोगे, डायरेक्शन डायरेक्शन का एट्रीब्यूट, वो सारा चीज इसमें आप लोग सीखोगे। तो सबसे पहले तो आपको पहले सिखाया जाएगा वैदिक। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। अभी मैं कोई एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डिटेल में समझाने में आप लोगों को इजी होगा। यहाँ पे जो है मैंने चार्ट को ओपन किया है। आप लोग जब कुंडली खोलते हो, ये लगन चार्ट आता है, और लगन चार्ट से ही आप लोग प्रेडिक्शन करते हो। नॉर्मली सब लोग करते हैं, यस। है कि नहीं? हाँ जी सर। जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, कभी भी लगन चार्ट से डायरेक्ट प्रिडिक्शन नहीं करना होता है। हमेशा केपी चार्ट का, चाहे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी करता हो, साथ में आप केपी चार्ट का मदद हमेशा लो। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ये चार्ट है लगन चार्ट, ये लगन चार्ट हमें सिर्फ यही बताते हैं कि कौन सा राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड राशि में। लेकिन लगन चार्ट ये क्लियरिफाई नहीं करते कि ये सेकंड हाउस में बैठा है। लगन चार्ट सिर्फ ये बताते हैं कि ये इस राशि में बैठा है। अभी प्लेनेट कौन सा हाउस में बैठा है वो देखने के लिए हम लोग हमेशा केपी चार्ट को फॉलो करेंगे। केपी चार्ट जो है वो एग्जैक्ट बताते हैं कौन सा प्लेनेट कौन से प्लेस में, कौन से हाउस में प्लेस्ड है। जैसे कि जुपिटर सेकंड हाउस में है, यहाँ पे दिखा दिया तो सेकंड हाउस में ही है। कभी कभार आप देखेंगे कि लगन चार्ट में प्लेनेट एक हाउस में बैठा है, केपी चार्ट में चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केपी चार्ट जो लगन चार्ट है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है उसको डायरेक्ट राउंड पकड़ते हैं, सर्कल पकड़ते हैं, और डायरेक्ट मिडिल से इसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि जो हमारा जो अर्थ है वो राउंड नहीं है, वो थोड़ा अंडाकार शेप है। हम्म। और जब इस चीज को ऐसे डिवाइड करेंगे तो हर हाउस को सेम अमाउंट ऑफ एरिया कभी भी नहीं मिलेगा। करेक्ट है? करेक्ट। क्योंकि जब भी आप वास्तु करने जाते हो, जब स्क्वायर प्लॉट में वास्तु करते हो, मिडिल मिडिल में खड़ा होकर, सेंटर पॉइंट में खड़ा होके, फिर जब आप ऐसे डिवाइड करोगे, जो 16 डिवीजन होगा, उसमें एक्यूरेट आपको एरिया मिलेगा हर डिवीजन के लिए, हर डायरेक्शन के लिए। लेकिन जब आप कोई रेक्टेंगल प्लॉट में करते हो, उसमें कभी भी सबको सेम अमाउंट ऑफ एरिया नहीं। नहीं मिलते हैं। हम्म। क्यों? उसका शेप चेंज हो जाता है। उसी तरह हमारा आर्थ का शेप सेम है, चेंज शेप पूरा राउंड नहीं है, जिसके कारण थोड़ा जब एक्यूरेट डिग्री एंगल से जब लोग मेजर किया जाता है, तब प्लेनेट जो है वो अपना असली प्लेसमेंट दिखाता है केपी चार्ट में। और ये हमें हमें कैलकुलेशन करना नहीं है, ये जो ऐप है हमें करके देता है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट में हमें पता चलता है कि कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। जब आप लोग प्रेडिक्शन करोगे, इसमें हम लोग राशि को देखेंगे कि इस राशि में प्लेनेट बैठा है, और अगर अपने ही दोस्त के राशि में बैठा है तो प्लेनेट इज वेल एंड गुड। अगर अपने दुश्मन के राशि में बैठा है तो प्लेनेट थोड़ा खराब है। तो उससे आपको पता चल गया कि प्लेनेट कौन से राशि में है,
और वो कंफर्ट है कि नहीं है, उस हिसाब से आप रेमेडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्लेनेट का तो हो गया, अभी ये देखना है कि वो प्लेनेट कौन सा हाउस में बैठा है। जैसे कि अक्सर लोगों को हम लोग कहते हैं कि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कर दो तो आपको ग्रोथ मिल जाएगा। वो अक्सर क्यों कहते हैं? वो कहने का कारण क्या होता है, कभी कभार किसी का फर्स्ट हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा हो, या तो किसी का शनि राहु का युति हो। लेकिन आपने देखा किसी का फर्स्ट हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, और आपने उनको कहा कि लगन चार्ट में देखा, क्योंकि नॉर्मली सब लोग लगन चार्ट ही खोल के बैठते हैं, और आपने कहा कि आप आइसोलेशन होके रहते हो, लोगों के साथ कटे कटे रहते हो, अकेले रूम में रहते हो, लोगों के साथ मिलना ज्यादा घुलना पसंद नहीं है, आपको लगता है मैं घर से बाहर जाऊं, तो वो कहेगा सर ऐसा तो नहीं है, मैं तो लोगों से मिलना पसंद करता हूं, बहुत सोशल 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 एनिमल हूं। तब आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, फिर वो डर जाएगा कि मैं सही जगह पे आया हूं कि नहीं। इसीलिए जब आप चार्ट देखोगे, उसके साथ साथ जब केपी चार्ट खोलोगे, फिर आप देखोगे कि एक्चुअल जो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट है वो तो 11th हाउस में आके बैठ रहा है, तब जाके आप उसको प्रेडिक्शन देंगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शन। उसके बाद इसमें जो आपको सिखाया जाएगा, इसमें आपको वो सिखाया जाएगा कि कौन सा, क्योंकि 12th हाउस है, और हर हाउस हमारे बॉडी पार्ट में कोई 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 एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कौन से बीमारी होगा, उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और इसमें जब करते जाएंगे, कोर्स को करते जाएंगे, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन उस समय आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी करना सही होता है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी करने का ऑकल्ट साइंस का हाउस कौन सा है, बताइए आप लोग एक बार। 8th हाउस। यस, एथ हाउस, यस। अभी एथ हाउस इज ऑकल्ट, लेकिन एथ हाउस एक है जो प्रॉब्लम भी देते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, एथ हाउस को बदनाम करके रखा है कि एथ हाउस बहुत खराब है, और इंडीड ये खराब है, बहुत खराब है। लेकिन इसका एक चमत्कारी चीजें क्या है, एथ हाउस जो है ना वो दो भागों में बांटा हुआ है ऐसे। ये एथ हाउस है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक साथ जो एक एक पार्ट में जो है ना वो पूरा बैड है, और एक पार्ट में जो है वो गुड है। मीन्स ये कभी जीरो, मतलब आपका जो ग्राफ है, या तो ये 100 में रहेंगे एथ हाउस, या आपको जीरो में ला के रखेंगे, ये बीच में नहीं रह सकता है। मतलब एथ हाउस है जो आपको एक क्रिमिनल बना देगा, एक जो ड्रग्स करने वाला व्यक्ति, जो बुरा काम जो सोसाइटी में करता है, जैसे कि मर्डर रेप ये सब हो गया, या तो ये आपको संत बना के रख देगा, आपको एक सिद्धि दे देगा, आपको एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी पैसा दे देगा। अभी ये पैसा क्यों देते हैं, इसमें यही सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है आपका सेकंड हाउस आपका पैसा है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। तो आप देखिए, ये फर्स्ट हाउस आप हो, ये फर्स्ट हाउस आप हो। अभी आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, अभी मैं और आप लोग मेरे उस तरफ हो और मैं इस तरफ हूं। अभी मेरे सामने आप हो, आपके सामने मैं हूं। अब जब मैं, आई मी माई सेल्फ जो शब्द आ गया, तो ये फर्स्ट हाउस। और आप जो मेरे सामने खड़ा हो, कौन सा हाउस है? 7th हाउस। यस, 7th हाउस। आप जो मेरे सामने खड़ा हो, 7th हाउस। आज आज के बाद ये तो डेमो क्लास है, जब एस्ट्रोलॉजी आप इसमें ज्वाइन करेंगे उसके बाद आप हर चीज को एज ए प्लेनेट देखने स्टार्ट कर देंगे। और जब चीजों को प्लेनेट के हिसाब से देखेंगे और अपने चार्ट में मिलाएंगे, ये प्लेनेट मेरे कुंडली के हिसाब से खराब है या अच्छा है, आप उस चीज को देख के पता चले मेरे लिए सही नहीं है, आप दूर हो जाएंगे उसी दिन। आपको देख के पता चलेगा ये प्लेनेट मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप उसके साथ रहेंगे, आपके साथ काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको पता है सेकंड हाउस आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, और आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो 7th हाउस है। कोई भी आपका पार्टनर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका क्लाइंट हो, जो व्यक्ति आपको छोड़ के आपके सामने जो खड़ा है वो आपका 7th हाउस। जब किसी से कुछ डील करने वाले हो, आप नॉर्मली आप मिल रहे हो, गैदर हो गया, आप वहां पे गपशप चल रहा है आप लोगों का, तो 11th हाउस है, क्योंकि वो सोशल सर्कल है। लेकिन जब किसी से लेन देन का काम आ गया, तब वो आपके सामने जो खड़ा है वो 7th हाउस है। अब 7th हाउस अगर वो ओपोनेंट है, और आपको पता है आपका सेकंड हाउस जो है वो आपका वेल्थ है, तो आपके सामने जो खड़ा है 7th हाउस, उसका वेल्थ हाउस कौन सा होगा? 8th हाउस, बिकॉज ये उसका सेकंड हाउस है। अभी मैं एक चीज बताता हूं,
आपका लॉस का घर कौन सा है? 12वां घर। तो इसका मतलब जो आपके सामने खड़ा है 7th हाउस, उसका लॉस का घर कौन सा होगा? इधर से काउंट करेंगे तो 6th हाउस। सिक्स हाउस। तो आप अभी बताइए, क्यों लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है अपने जो काम करते हैं, क्यों पैसा फंस जाता है? जिस समय आप किसी से कुछ करने जा रहे थे, कुछ लेन देन करने जा रहे थे, आपने अपना दशा अंदर दशा चेक नहीं किया, आपके सामने वो क्लाइंट खड़ा हो गया। उस समय जो आपका दशा या अंतर दशा का जो प्लेनेट है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं 8th हाउस शो कर दिया। तो 8th हाउस शो करने से आपका फायदा होगा या उसका फायदा होगा? हमारा फायदा हो। आपका कैसे फायदा होगा 8th हाउस अगर शो नहीं करे तो? सर, सामने वाले का फायदा होगा, सामने उसका वाले है, फायदा। क्योंकि 8th हाउस जो है वो सामने वाले का 2nd हाउस है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर 12th हाउस आपका लॉस है, मतलब आपको लॉस करना है, आपको खर्चा करना है, आपको एक्सपेंडिचर करना है, तो 7th हाउस जो आपके सामने खड़ा है उसका 12th हाउस 6th हाउस है। तो अगर उसको खर्चा करवाना है, उसको खर्चा करने का मतलब वो खर्चा करेगा तभी ना आपके पास वो पैसा देगा। उस समय उस समय आपके जो दशा अंतदशा होगा, उस समय 6th हाउस एक्टिव होना चाहिए, तो वो क्लाइंट आपको पैसा दे के चला जाएगा। अगर एक्टिव नहीं है, किसी भी एंगल से 6th हाउस शो नहीं कर रहा है, तो उसको आप एक्टिवेशन टेक्निक यूज करके भी एक्टिव कर सकते हो। ये कोर्स में आप लोग सीखेंगे। इसमें हम लोग एस्ट्रो वास्तु रेमेडी भी होता है, इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी होता है। कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि मुझे कौन सा टैटू करवाना चाहिए, कौन से बॉडी पार्ट में करवाना चाहिए, तो अगर आप उनको ये भी प्रेडिक्ट करके दे दोगे कि ये टैटू आप इस जगह पे कराओ, आपको फाइनेंशियली बहुत गेन होगा। तो सोचिए ये कितना एडवांस्ड है। इसलिए मैं इसको कोर्स को बोलता हूं एडवांस, बेसिक टू एडवांस कोर्स। अभी यहाँ पे आप लोगों को और पता है एस्ट्रो वास्तु क्यों? मैं वास्तु से एस्ट्रो वास्तु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। वास्तु मैं भी करता हूं, हर किसी के घर में जाके वास्तु करता हूं। लेकिन आप एक चीज सोचिए, एक व्यक्ति के घर में आपने गया, उसके घर में कितना सारा चीज होता है। छोटा एक हाथी भी रखा होगा, एक शो पीस रखा होगा, कहीं पे कोई ब्रश रखा होगा, कहीं पे कोई एक छोटा मोटा कपड़ा रखा होगा। तो वास्तु के हिसाब से तो हर वो चीज जो रखा है वो हर चीज इफेक्ट कर रहा है, आप सबको पता है। लेकिन आप हर वो चीज को चेंज कराते रहेंगे घर पे, वो आदमी आसानी से शांति से रह पाएगा उस घर में? आप बताइए। और इसी चक्कर में लोगों को डरा के रख दिया, जो वास्तु सलाहकार जो लोग है, वो डरा के रख दिया। और कुछ उन लोगों का कुछ फायदा हो ना हो, वो अपना फीस लाख 1.5 लाख रुपया रख के तो अपना फायदा करवा लिया। और मैं नो डाउट, मैं ये नहीं कहता वो नहीं होता है, वास्तु से 100% रिजल्ट आता है। कुछ कुछ वास्तु का है जो अगर ठीक नहीं कराएंगे वो आपको लाइफ को बर्बाद करके रख देगा। वो ठीक है, मोटा मोटी वो ठीक है, लेकिन हर वो चीज को चेंज करवाना। और एक चीज आप लोगों को पता है, वास्तु में कहता है कि वेस्ट डायरेक्शन सेविंग का जोन है वहां पे रखिए तो आपके लिए ग्रोथ होता। तो आप एक सोचिए, वास्तु के हिसाब से सबको ही पता है कि कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए। अगर ऐसा सही है, तो उस फैमिली में रहने वाले जितना भी व्यक्ति है जो वास्तु को सही करके अपने घर बनाया, सबका ग्रोथ होना चाहिए था। सबका तो होता नहीं है, किसी किसी का ग्रोथ होता है। वो पता चलेगा आपको एस्ट्रो वास्तु से, जो आप ये केपी चार्ट में देख रहे हो ना, ये सारा डिग्री और ये जो सबलॉर्ड है, ये आपको बता देगा आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए गलत है। वास्तु में कहा जाता है कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो टॉयलेट का जोन है, वो जोन खराब है आपके लिए। लेकिन एस्ट्रो वास्तु अगर आपको दिखा दे कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का जो सोर्स है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो अगर आप उस जगह पे टॉयलेट बनाएंगे आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस करवा देगा यही चीज। और यही है जो कोर्स, जो चीजों को लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि एक दवा हर बीमारी को सॉल्व नहीं कर सकता है, ये तो आप लोग मानते हो। और आप घर में जाके वास्तु करवा दोगे तो उसमें से किसी एक को तो फायदा होगा, नो डाउट होगा, लेकिन हमें सबका फायदा करवाना है किसी ना किसी तरीके से। हमें वो दिखाना है कि किसके लिए क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा जगह पे काम करे, जाके वहां पे काम करे ताकि उसको अच्छा ग्रोथ मिले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं एक ही बात कहता हूं, हर बार कहता हूं,
एस्ट्रोलॉजी जो है ये और कुछ नहीं, इट इज द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। किस तरह आपको लाइफ को जीना है ये बताएंगे एस्ट्रोलॉजी। बाकी जो करना है सब आपको करना है, हमें करना है। और ये एस्ट्रोलॉजी जो है, आज जो आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना, ये आप नहीं आए हो इस जगह पे। आज जो मैं कर रहा हूँ ये मैं नहीं, एस्ट्रोलॉजी। लोग कहते हैं ना मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करना है। और आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ये चावल का पोटली बना के ये कर दो, ये करके वो कर दो। ये कुछ हो या ना हो साइड इफेक्ट, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सबको हो रहा है। क्योंकि आपको पता नहीं, आपने वो रेमेडी करवा दिया, लेकिन हिट थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपको पता है हिट थ्योरी में जो होता है वो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री हीट इज द मोस्ट डेंजरस हीट। 180 डिग्री जो हीट होता है वो तो किलर हीट होता है, किल कर देता है, पूरा खत्म कर देता है। मतलब एग्जांपल लेते हैं चीजें। मान लीजिए आपका किसी का दशा आ गया, मान लीजिए वीनस का दशा आ गया, वीनस यहाँ बैठा हुआ है और मंगल देखिए यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और मंगल यहाँ पे बैठा है, यहां से मंगल जो है वीनस को 180 डिग्री हिट दे रहा है। 180 डिग्री हिट क्यों? क्योंकि दोनों आपस में आमने सामने, 7th हाउस जब होता है 180 डिग्री हिट होता है। और वो कैसे होता है क्या नहीं होता, जब क्लास कराएंगे वहां पे आपको डिटेल्स में समझाएंगे। अभी ये जो दशा है, आप लोगों को पता है जो दशा का मालिक है वही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, अच्छा हो बुरा कुछ भी हो। और बुरा कुछ नहीं होता है, हमें बस उसे यूज करना होता है। अभी यहाँ पे मंगल अगर इसको हिट दे रहा है, और मंगल क्या है, मंगल जो है वो एक्सीडेंट है, मंगल क्या है, पुलिस है, मंगल क्या है, आर्मी है, मंगल क्या है, ब्लड है। मान लीजिए वीनस का दशा चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और इधर से मंगल आपको हिट दे रहा है, ठीक है। और मंगल जो बैठा है, आप देखिए मंगल के जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है, जो राशि है वो बैठा है मीन राशि में। मीन राशि में बैठा है मंगल। मीन राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और मंगल क्या है, अग्नि है। तो लोग कहते हैं ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्नि होना अच्छा बात है वास्तु के हिसाब से। ये तो आप लोगों को पता है। हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो मंगल कहाँ से यहाँ पे हिट दे रहा है। और वो व्यक्ति जो है उसका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं, वो मान लीजिए साइड में इधर इधर रखा हो। और उन्होंने क्या करा, किसी वास्तु सलाहकार को बुला लिया। उन्होंने देखा अरे आपने किचन को तो साउथ ईस्ट में रखना है, ये तो बहुत अच्छा प्लेस होता है। और उनका बात सुनकर, और सही है साउथ ईस्ट में किचन सही होता है वास्तु के हिसाब से, उन्होंने किचन को वहां पे प्लेस करवा दिया। अब क्या हुआ, जो वीनस का दशा चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, वो प्लेस करने के साथ साथ वो कहाँ काम में जा रहे थे, उसका हो गया एक्सीडेंट, या पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया, या प्रेशर हाई हो गया, ऐसा कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय मंगल जो है वो कहीं दूसरी जगह पे प्लेस था। नो डाउट ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है राशि के हिसाब से, लेकिन किचन कहीं और बना हुआ था। वास्तु सलाहकार का बात सुन के उन्होंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाके मंगल को प्लेस कर दिया, और मंगल वहां पे फुल्ली एक्टिव होके 180 डिग्री हिट दे दिया वीनस को। बस वही जो आपने वास्तु सही करवाया था वही आपको अभी एक्सीडेंट करवा दिया। कभी ये सारी चीज के बारे में आपने पढ़ा है? सुना है सर, पढ़ा नहीं। हाँ जी। इसमें हिट थ्योरी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, जो 45 डिग्री, 190 डिग्री एंड 180 डिग्री निगेटिव हीट है, इसमें जो पॉजिटिव हीट है वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री इज द पॉजिटिव हीट। जहां पे हम लोग पराशरी में लेते हैं एस्पेक्ट, और नो डाउट एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब यहाँ पे पढ़ेंगे एस्पेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन केपी चार्ट में हम लोग यहाँ पे हीट थ्योरी को लेते हैं, और उससे ही सारा हम लोग काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिखाया जाएगा सर एक क्वेश्चन आपको। था। जी बताइए। जैसे अभी आपने बताया कि मार्स यहाँ पे मीन राशि में, मतलब मीन राशि जी में, तो किसी के जी। भी अगर मार्स मीन राशि में रहेगा तो उसको साउथ ईस्ट में किचन नहीं बनाना, किसी नो के भी, नो या नो हिट नो होने पे नो ही? नो 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 नो, अच्छा, वो हिट वो होने पे ही। वो ऐसा 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 नहीं है, ऐसा ओके नहीं होगा। ओके। वो मीन राशि में ये होने का ये नहीं, ये आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने
समझाने के लिए कि हीट थ्योरी कैसे काम करता है। अच्छा अच्छा, ठीक अब जब वास्तु करेंगे किसी का, किस तरह से वास्तु करेंगे, ओके। तो जब हम सिखाएंगे वो हर किसी का, सिर्फ मंगल नहीं, आपको 180 डिग्री कोई दूसरा प्लेनेट भी हीट दे सकता है। हाँ जी हाँ जी। वो आपस में जो प्लेनेट रहेगा वो 180 डिग्री हीट में रहता है हमेशा, हम्म, क्योंकि सेवेंथ एस्पेक्ट जो होता है वो 180 डिग्री हीट ही होता है। जी सर। तो उसमें सिर्फ हर बार नहीं होता, वो कैलकुलेशन करना सिखाएंगे, प्लस माइनस करके कैसे निकाला जाता है कि एग्जैक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कभी कभार क्या होता है, डिग्री वाइज थोड़ा कम हो जाने से चीजें थोड़ा चेंज हो जाता है जी। तो यहाँ पे ये तो हो गया। इस पे अभी आप लोग सीखेंगे जैसे कि जेमस्टोन। नॉर्मली क्या होता है, एक व्यक्ति क्या होता है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का जेमस्टोन रिकमेंड कर देते हैं। हम्म, तो आपके पास जो क्लाइंट आया है वो कुछ एक सवाल आपको पूछेंगे कि सर या मैम, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे सवाल आप लोग देखिए, सवाल दो तरह का ही होता है। दो मतलब एक्चुअली तीन तरह का होता है। और सवाल जो होगा, क्वेश्चन जो होगा, ये 12th हाउस के 12th हाउस से ही होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। हम्म, या तो हेल्थ का पूछेंगे, फाइनेंस का पूछेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का पूछेंगे, घर का पूछेंगे, बच्चों के बारे में पूछेंगे, करियर के बारे में पूछेंगे, करियर के बारे में पूछेंगे, जॉब के बारे में पूछेंगे, सेवेंथ हाउस बिजनेस के बारे में पूछेंगे, या कुछ अचानक प्रॉब्लम एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेंगे, हायर एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, लाभ के बारे में पूछेंगे, या फॉरेन सेटलमेंट या खर्चे के बारे में पूछेंगे। दैट्स इट। और इसमें दो तरह का चीज होता है सवाल। यहाँ पे दो तरह का सवाल कैसा होगा, पहला, वो व्यक्ति बोलेगा कि सर मैम, मैं जो करना चाह रहा हूं वो हो ही नहीं रहा है। मतलब वो व्यक्ति उस चीज के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। हम्म, दूसरा सवाल क्या होगा, सर मैम, मैंने इस चीज के ऊपर काम किया, काम तो मुझे मिल गया, लेकिन मिलने के बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और इसमें जिन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया अभी तक, वो कोशिश कर रहा है, उसमें और एक चीज हो सकता है, वो पूछेंगे कि मैम, मैं ये चीज चाहता हूं, ये मुझे कब मिलेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति ये तीन तरह का सवाल पूछेगा, कब मिलेगा मुझे, ये कब होगा, तो कोई भी इवेंट के बारे में जब सवाल पूछते हैं कि ये कब होगा, तो आप क्या देखेंगे, दशा को देखेंगे। दैट्स इट। दशा ही देंगे, कुछ भी इवेंट होगा वो दशा ही करवाएंगे, और कुछ कोई तो और नहीं करवा सकते। अगर कोई व्यक्ति ने पूछा कि मैम सर, ये जो मेरा, मैं चाहता हूं ये चीज, ये मेरा कब होगा, तो आप दशा देखेंगे। दूसरा सवाल वो क्या कर सकता है, मैंने बोला कि मुझे, मैं ये चीज के लिए ट्राई बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, और एक चीज क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं, मिल नहीं रहा है। दूसरा ऐसा सवाल आएगा कि मैंने ये चीज करा, मेहनत किया, कोशिश किया, मुझे मिल गया है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। या बोलेगा कि ये मैं कर रहा था बहुत दिन से, सब ठीक है, कुछ दिन से मेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो जब बोलेगा कुछ दिन पहले से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो फिर से दशा देखोगे। अभी समझाते हैं इस चीज को किस तरह से। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जीप, जर एंड जीप। जर मीन्स रूट, जर, और जीप मीन्स आत्मा। तो ये जो हाउस होते हैं, सारा जो सारा हाउस है, ये जीव है, मतलब ये रूट है। मतलब हाउस इज द रिजल्ट प्रोवाइडर। कोई व्यक्ति ने आपको बोला मेरा हेल्थ कैसा होगा, ये फर्स्ट हाउस बताएगा। अगर आपका फर्स्ट हाउस ठीक है तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। अगर फर्स्ट हाउस खराब है तो हेल्थ भी खराब रहेगा। इसमें फर्स्ट हाउस का मालिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने बोला मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस ठीक है तो जो पैसा उन्होंने कमाया उसको अच्छी तरह से सेव कर पाएंगे। अगर सेकंड हाउस ठीक नहीं है तो जो कमाया वो सेव नहीं कर पाएंगे, वो चला जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हर हाउस जो है वो पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट को गवर्न करता है, आप लोगों को पता है। वो एट्रीब्यूट, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी पूछेगा आपको, साथ ही साथ
सवाल पूछने के साथ साथ आपको पहला काम क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो जो सवाल पूछा वो कौन से घर से रिलेटेड है, उस घर को टिक कर लेना है, क्योंकि 12 में से 12 घर में से किसी एक घर का सवाल होगा। मान लीजिए किसी ने बोला मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं, मुझे घर मिल नहीं रहा है, मैं घर बना नहीं पा रहा हूं, मैं अपना घर खरीद नहीं पा रहा हूं। तो जब घर का बात आ गया, बंगला का बात आ गया, गाड़ी, मोटर गाड़ी, ये सब बात आ गया, तो फोर्थ हाउस साथ ही साथ आइडेंटिफाई कर लीजिए हाउस, फोर्थ हाउस। उसके बाद उन्होंने क्या सवाल पूछा, अभी सवाल में आइए, क्या वो ये कह रहा है कि मैंने घर खरीद लिया उसके बाद तकलीफें स्टार्ट हुआ, या वो उन्होंने ये सवाल पूछा कि मैं घर खरीदने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अगर हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये जो हाउस है वो रिजल्ट जनरेट कर ही नहीं पा रहा है, उसको घर दे ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब हाउस में तकलीफ है। ठीक है, अभी मान लीजिए इसको एग्जांपल से लेते हैं, आप घर में रहते हो, आप और आपके मम्मी रहते हो, आपके मम्मी खाना बनाता है और आप आके रोज काम से आके आप खाना खाते हो। एक दिन मान लीजिए आपका मम्मी जो है वो तबीयत खराब है, खाना नहीं बना पाया। अभी अगर आपके मम्मी का तबीयत खराब है, क्या वो खाना बना के आपको दे पाएगा? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, किसी व्यक्ति ने आके बोला मेरे पास ये हो नहीं रहा है, धड़ रेमेडी दे के रखता है, और रेमेडी काम नहीं करता है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी आजकल बदनाम है कि नहीं, बताइए? क्योंकि यस सर। उन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि ये एक्चुअल हाउस का प्रॉब्लम है या हाउस लॉर्ड का प्रॉब्लम है। हमें ये दो चीज फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सवाल पूछने के साथ साथ पहला आइडेंटिफाई क्या होगा, ये कौन से हाउस से हाउस। रिलेशन रखता है। उसके बाद आइडेंटिफाई क्या होगा कि काम हो गया या नहीं हुआ, उसका सवाल में वो दिखेगा। अगर वो कह रहा है कि मुझे घर मिल ही नहीं रहा है, बहुत ट्राई कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मम्मी बीमार है, फोर्थ मतलब हाउस। वो घर बीमार है जिस घर के बारे में बोल रहा है। तो इसका मतलब फिर हम लोग अभी डाइसेक्ट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। अभी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जब हम लोग पराशरी फॉलो करते हैं, पराशरी जी के पास पराशरी जी ने जो फॉर्मूला दिया है वो 16 डिविजनल चार्ट दिया है। लेकिन मैं पराशरी नहीं करता हूं, मैं केपी करता हूं। तो केपी में क्या करेंगे, हाउस सबलॉट तक जाएंगे। हाउस सबलॉट क्या दे रहा है, जैसे कि हर चीज का एक एक हाउस होता है। फाइनेंस का जो हाउस होता है वो 2 6 11, वैसे ही प्रॉपर्टी का जो हाउस होता है वो है आपका 4 और 11। अगर उसका नेगेशन दे रहा है फोर्थ हाउस, नेगेशन मतलब आपको सर पता है एक बार रिपीट करिए सर, मेरा कुछ सुन। फाइनेंस का जो हाउस है 267। वो 2 6 11 है। अगर कहीं किसी जगह पे दशा अंतरदशा 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट 2 6 11 दे दिया तो फाइनेंस आ जाए, कुछ भी काम करो पैसा आ जाएगा, कुछ भी काम करो तो पैसा आ जाएगा। 10th, क्योंकि जब कोई आपके पास कोई भी आएगा ना, सर मुझे जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप फट से 6th हाउस में कभी नहीं आएंगे। वो कह रहा है मैं बिजनेस का ट्राई कर रहा हूँ, 7th हाउस, डायरेक्ट नहीं आएंगे। सबसे पहले देखना है, क्योंकि हमें गाइड करना है, सबसे पहले उसके लिए सुइटेबल क्या है वो देखना है। उसके लिए हम लोग देखेंगे 10th हाउस। और 10th हाउस को कैसे देखेंगे, इन डेप्थ जाएंगे, वो केपी चार्ट ही बताएंगे 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट क्या बता रहा है। अगर 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट फाइनेंशियल हाउस दे दिया तो वो कुछ भी काम करे उसको पैसा मिलेगा। अगर कोई रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका अगर बोलेगे ठीक है आपका बैग आप मैं कैरी कर लेता हूँ, तो चलिए हेल्प कर दिया, मदद कर दिया किसी को, और वो व्यक्ति घर में घुसने का समय बोलेगा ये लो बेटा 50 रुपए ले लो, आप चाय पी लेना, चॉकलेट खा लेना, कुछ भी करे पैसा मिल जाएगा। अगर 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड फाइनेंस हाउस नहीं दिखाया, आप हाथ पांव कुछ भी मार लो, मेहनत करते रहो, पैसा नहीं आएगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, एस्ट्रो वास्तु टेक्निक, रेमेडी यूज करेंगे। उस समय हम लोग वो सारे टेक्निक को यूज करेंगे, टेक्निक्स एंड टूल्स यूज करेंगे चीजों को पाने के लिए। वो टेक्निक एंड टूल्स जो है वो आपको सिखाया जाएगा इसमें। अभी मैं बात कर रहा था फोर्थ हाउस के बारे में, कोई व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब फोर्थ हाउस खराब है जो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग फोर्थ हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं उसका नेगेशन दे रहा है क्या। नेगेशन कैसे होगा, आपको पता है हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो फोर्थ हाउस का 12th हाउस कौन सा होगा, 3rd हाउस होगा।
तो अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड थर्ड हाउस दे देगा तो कुछ भी कर ले, उसको पैसा आएगा ही नहीं घर। उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या रेमेडी देंगे? अभी मान लीजिए वो कह रहा है कि सर मैम मैं घर के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा है, कब होगा? दशा देखेंगे। अगर दशा प्रॉपर्टी का नेगेशन हाउस दे रहा है, यदि अगर दशा अगर प्रॉपर्टी का नेगेशन हाउस दे रहा है तो आपको कहना है कि इस समय तो नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे कहां पे किस समय दे रहा है फाइनेंस का हाउस, तो आप कह देंगे इस दशा में इस टाइम के बीच में, इस टाइम के बीच में आपका घर हो जाएगा, इस दशा के टाइम में। अभी मान लीजिए कोई आपको सवाल पूछा कि सर या मैम मैंने ये चीज मेरे पास है, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, या शादी कर लिया, शादी के बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या है? अभी अभी चीजें चेंज हो गया, देखिए अभी सवाल चेंज हो गया। इसका मतलब उसको रिजल्ट प्रोवाइड हो गया, रिजल्ट मिल गया, मतलब वो घर ठीक है। हमें वो देखना पड़ेगा, उस चीज को डाइसेक्ट करना पड़ेगा कि वो सवाल कैसा पूछ रहा है, क्या चीजें उसको मिला क्या नहीं मिला। अभी मान लीजिए उन्होंने कहा कि मुझे घर मिल गया, या उन्होंने कहा कि सर मेरा शादी होने के बाद ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अभी मान लीजिए उन्होंने कहा, अगर अगर उन्होंने कहता मैम मेरा शादी नहीं हो रहा अभी तक, या शादी कब होगा, तो आप क्या देखेंगे? हाउस को देखेंगे कि उसको रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। और उन्होंने कहा कि सर मैम मेरा शादी हो गया है, लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम हुआ, तो इसका मतलब हाउस ठीक है, अभी हाउस को देखना नहीं है, हाउस लॉर्ड को देखना है, हाउस लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड को देखना है। कहीं ना कहीं हाउस लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं हाउस का जो मालिक है उसको खराब कर रहा है। मतलब हाउस ने तो रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, अभी उस रिजल्ट को जो होल्ड करके रखना है, चीजों को आगे लेके चलाना है, वो कौन लेके चलाएगा? वो घर का मालिक लेके चलेगा, जिसे जीप कहते हैं हम लोग। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि जड़ खराब है या जीप खराब है, तो हम ठीक किसे करेंगे? इसलिए रेमेडी काम नहीं करता है। अभी उन्होंने कहा कि मेरा शादी हो गया या प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया, खरीदने के बाद प्रॉब्लम हो गया, मतलब अभी मम्मी का कोई बीमारी नहीं है, मम्मी ठीक है, मम्मी ने खाना बना के रखा, लेकिन मुझे बुखार है, मैं खा नहीं पा रहा हूं। तो प्रॉब्लम किसको अभी अब किसको ठीक कराएंगे? मम्मी को ठीक कराएंगे या बेटे को ठीक कराएंगे जो इसका बुखार है? बेटे को करवाना है। इसी तरह हाउस ने रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, उसको वो चीज मिल गया, उसके बाद वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब घर का जो मालिक है, उस घर का मालिक मतलब उस घर में जो राशि लिखा होगा, उसका जो प्लेनेट है, वो प्लेनेट तकलीफ है। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार हम लोग देखते हैं किसी हाउस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा ऐसा, और हम लोग क्या होता है डायरेक्ट रेमेडी दे देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मून और शनि शब्द में बैठा है, हाउस को खराब कर रहा है, लेकिन मान लीजिए वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, इस हाउस ने अच्छा रिजल्ट जनरेट कर दिया, 9th हाउस। फिर वो रिजल्ट जब जनरेट हो गया, हायर एजुकेशन में चला गया, चला जाने के बाद अगर हाउस खराब होता तो हायर एजुकेशन उसको मिलता ही नहीं, उसको वो क्रैक ही नहीं कर पाता हायर एजुकेशन के लिए। अभी उन्होंने हायर एजुकेशन में चला गया, लेकिन अब तकलीफें होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पता है, ये शनि और चंद्रमा का ही रेमेडी देते रहेंगे भर भर के, और वो कहेगा मेरा कुछ नहीं होगा, हो रहा है इस रेमेडी से, मैं क्या करूं, ये एस्ट्रोलॉजी सब खराब है। क्यों प्रॉब्लम पता है आपको? मैंने बोला ना, इस तरह से शायद आपको लोगों किसी ने नहीं सिखाया होगा, क्योंकि अभी इनने एजुकेशन हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, इसलिए माना, इसका मतलब हाउस सेकंड जो हाउस है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, अभी उसको तकलीफें हो रहा है वहां पे जाने के बाद, वहां पे कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब हाउस का जो मालिक है, जो जुपिटर, वो खराब है। क्यों खराब है? वो अपने दुश्मन के राशि में बैठा है। देखिए अभी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसे कहेंगे कि येलो कपड़ा पहनो, पोखरस धारण करो, और नॉनवेज को छोड़ दो, देखना ठीक हो जाएगा। कितना इजी है देखिए एस्ट्रोलॉजी, है इजी एस्ट्रोलॉजी। यस। अभी यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि केपी चार्ट बहुत ही प्यारा साइंस है, बहुत ही प्यारा साइंस, मुझे तो बहुत मजा आता है। आप देखो, आप अपना चार्ट निकाल लो, अपना सारा चार्ट, जितने भी आप लोग यहाँ पे हो, अपना 6th हाउस केपी चार्ट निकालो, और 6th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो निकालो। आप देखो 6th हाउस का जो सबलॉर्ड होगा ना, वो प्लेनेट रिलेटेड बीमारी आपके बॉडी में है, और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड आएगा, इसका जो नक्षत्र लौट आएगा, वो उससे भी डिपेंड करेगा कि उससे भी रिलेटेड आपको बीमारी हो सकता है।
जैसे मर्क्यूरी है 6th हाउस का, मर्क्यूरी का कौन है? राहु। तो इसमें मान लीजिए मर्क्यूरी क्या है? स्किन है, नर्वस सिस्टम है। राहु है तो स्किन में रैशेस होगा, ये जिसका भी कुंडली है, खुजली होगा, नर्व का इशू होगा, नर्व खींचेगा। तो इसको कैसे ठीक करे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? ये सारा चीज में आप कोर्स में कवर होगा। जैसे कि और एक चीज, अभी लोग कहते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैं कोर्स में कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हर किसी को पता है 8th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉब्लम। अभी 8th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? 8th हाउस का सबलॉर्ड पे शनि है, ठीक है। और शनि धनु राशि में बैठा हुआ है। छोड़िए, धनु राशि में बैठा है, मान लीजिए शनि इस राशि में बैठा होता, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, शनि 7th राशि लिब्रा, और लिब्रा राशि का जो डायरेक्शन है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आपको कहीं ना किसी कुंडली में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जो सबसे अच्छा डायरेक्शन, प्यारा डायरेक्शन कहा जाता है, ये व्यक्ति अगर उस डायरेक्शन में बैठ के काम करेंगे ना, वो लाइफ में उतना प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देगा, शायद वो जिंदगी में फेस करना स्टार्ट नहीं किया होगा। और आप लोगों को पता भी नहीं होगा, शायद आप लोग वो गलती कर रहे हो, आपको पता नहीं। आपको लगता होगा मेरे लिए तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत प्यारा डायरेक्शन है, उसमें बैठ के काम करे और मुझे पब्लिक मुझे मेरे को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। ये आपका चार्ट बताएगा कि आपके लिए पर्सनली कौन सा डायरेक्शन है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें क्लाइंट चाहिए, हमें तो क्लाइंट चाहिए। और क्लाइंट कैसे मिलेगा? क्लाइंट मिलेगा हमारे सोशल सर्कल, जो लोग हैं जब हमें जान पाएंगे, सोसाइटी में जब मेरा नाम होगा। तो सोशल सर्कल कौन सा है, कौन सा हाउस है सोशल सर्कल? तो हाँ, 11th हाउस सर। 11th हाउस है, तो 11th हाउस ये रहा। 11th हाउस का सबलॉट कौन आ रहा है? सूर्य। सन कौन से राशि में बैठा है? उस राशि का डायरेक्शन में बैठ जाओ, बैठ के काम करो, आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लेकिन जब तक ये कोर्स को मैं ना कराऊं, इसको नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होगा, आपका 8th हाउस का डायरेक्शन और आपका 11th हाउस का डायरेक्शन भी सेम नहीं आ सकता है किसी का। तब क्या करें? तब हमें निकालना होगा कौन सा नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन। तो ये भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, टेम्पोररी टैटू एक्टिवेशन टेक्निक सीखेंगे। कौन से डायरेक्शन में क्या प्लेस कर देंगे कि आपको वो काम होना स्टार्ट हो जाए। वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका वो एस्ट्रो वास्तु बताएगा कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन में क्या रखना है। अगर एस्ट्रो वास्तु कहीं से दिखा दे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई व्हाइट कलर चीजें रख दो आपके लिए सही होगा, तो आपके लिए सही होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे जीपीएस टेक्निक, जिसे हम लोग कहते हैं दिशा बल। आप लोगों ने पढ़ा है दिशा बल? पूरा है सर। आप सिर्फ एक ही जन का आवाज आ रहा है, बाकी सब क्यों नहीं कर रहा है हाँ या ना? हाँ जी, यस सर। हाँ आप लोग भी थोड़ा आवाज दीजिए। तब आप बोला ना, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप लोग मर्क्यूरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अनम्यूट करके रखिए। आप लोग हाँ या ना बोलेंगे, फिर मुझे चीजें बताने में भी जोश आता है ना, नहीं तो फिर मुझे लगता है क्या हो रहा है, मुझे भी थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज सीखेंगे, जीपीएस टेक्निक। जीपीएस टेक्निक क्या होता है? वो आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है एक एक प्लेनेट का, और जीपीएस टेक्निक हम लोग लगन चार्ट से ही करेंगे, ठीक है। और एक चीज देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी होता है, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद पराशर पराशरी जी, बृहद पराशर होरा शास्त्र, फिर होता है जैमिनी सूत्रम, फिर आता है लाल किताब, फिर आता है केपी, भृगुनंदी नाड़ी, बीएनएन। भृगुनंदी नाड़ी का एडवांस वर्जन भी सिखाया जाएगा, जिसे मैं कहता हूं प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, इसमें कोर्स में होगा। पीएटी, पेट, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, जो भृगुनंदी नाड़ी से बेस्ड है, ये भी सिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी ग्रेट नहीं है,
और कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि छोटा है, सबके सब एस्ट्रोलॉजी सेम है, सबका प्रेडिक्शन इवेंट सेम होगा, बस चीजों को कराने का टेक्निक सबका अलग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। केपी लाल किताब में आपको कहा जाएगा कि किसी चीज को बहा दो, केपी में कहा जाएगा किसी चीज को इस जगह पे प्लेस कर दो, रिजल्ट वही होगा। क्योंकि लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होगा। कभी कभार क्या होता है ना, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है, दिखाता है, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। जब मैं हिट थ्योरी के बारे में वीडियो डालने लगा, बहुत सारे लोगों का फोन आया, सर ये चीज बहुत अच्छा लगा, आप बताइए ना, ये चीज से कुछ अच्छा चीज होगा शायद, मुझे लग रहा है। मैं कहता हूँ इससे अच्छा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। हर वो एस्ट्रोलॉजर जो है, जो सब्जेक्ट लेके चल रहा है, हर एस्ट्रोलॉजी से काम होता है, लेकिन शर्त ये है ना कि उसको कराने का जो प्रोसेस है, या उस चीज को काम में आने का जो रिजल्ट मिलने का जो परसेंटेज है, वो डिपेंड करेगा वो एस्ट्रोलॉजर कितना उस चीज के ऊपर पकड़ रखता है, दैट्स इट। अगर उसके पास उस सब्जेक्ट का, जो वो सब्जेक्ट लेके चल रहा है, उसका पूरा नॉलेज है, तो वो कुछ भी कराएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें मत रहिए कि कौन सा एस्ट्रोलॉजी सही है, सब एस्ट्रोलॉजी सही है, सब एस्ट्रोलॉजी सही है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, बस हर किसी का पढ़ाने का टेक्निक अलग है, प्रोसेस अलग है, रेमेडी प्रोसेस अलग है, उपाय करने का प्रोसेस अलग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और जो मैं कह रहा था जीपीएस टेक्निक, जीपीएस टेक्निक क्या है, आप लोगों को पता है, हर प्लेनेट का एक दिशा बल होता है। दिशा बल मतलब कौन से प्लेनेट कौन से दिशा में जाके उसको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलते हैं, उसको एक स्ट्रेंथ मिलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सूर्य और मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है 10th हाउस में। ये नेचुरल फेनोमेनन है, नेचुरल, जो नेचुरल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंगल 12th हाउस में है तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिला, नहीं, इसको भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है 10th हाउस से, लेकिन हमें पता नहीं है इसका 10th हाउस का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कौन सा है। इसलिए हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, देखिए रेमेडी दो तरह का होगा। रेमेडी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने रेमेडी के ऊपर वीडियो बना के लोगों को भ्रम कर चुका है, लेकिन एक चीज श्योर है, रेमेडी दो तरह का होता है और उससे अलग कुछ नहीं होता है। दो तरह का मतलब, या तो आप एक प्लेनेट का जो एनर्जी है उसे इंक्रीज करोगे, या किसी एक प्लेनेट का जो एनर्जी है उसे डिक्रीज करोगे, दैट्स इट। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस चीज को बढ़ा दो तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेनेट आपके कुंडली में बैठा है, ऐसा नहीं कि वो प्लेनेट गायब हो जाएगा आपकी कुंडली से। ठीक है, इसलिए कोई भी जो रेमेडी करना होता है ना, वो परमानेंट करना होता है, करते रहना होता है, और जो टेम्पोररी रेमेडी होता है दशा के हिसाब से होता है। तो दैट्स इट। अभी किसी का अगर पावर इंक्रीज करना है, किस तरह से करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे या उसको धारण करेंगे अपने बॉडी पे। और वीक करने का मतलब उसको अपने सामने भी नहीं आने देना है और उसका दान कर देना है, डोनेशन करवा देना है, दैट्स इट, खत्म काम। इससे इजी और क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस वो है कि इसका डायमेंशन जो होता है, जिसका जो आयाम होता है वो बहुत है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितने आयाम तक जा सकते हो, कितना उसका जो डायमेंशन उसे टच कर सकते हो, दैट्स इट। और आप जो इस जगह पे आए हो ना, एस्ट्रोलॉजी जो यहाँ पे आके वीडियो देख रहे हो, ये आपने सिलेक्ट नहीं किया, ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ऑकल्ट साइंस है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा बंदा या कौन सा बंदी जो है वो इसमें आके बैठेगा। नहीं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी सीखता है, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीखता है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो करियर बना पाते हैं। और वो कौन है पता है, जो करियर नहीं बना पाते, वो जस्ट हवा, मतलब है कि वो आ गया, मुझे पैसा कमाना है, मुझे देख के मजा आ गया, जो मजे लेने के लिए आता है। आप लोग एक देखिएगा ना, आपके जो घर में बच्चे होते हैं, कुछ चीज मांग रहा है, आप फट से देते नहीं हो, क्यों, आपको पता है वो मजे के लिए मांग रहा है, तोड़ देगा। लेकिन जो एक्चुअली है, जी नहीं इसमें कुछ करना है और करेंगे, और नो डाउट आप लोग जब भी कुछ करेंगे, आज से एक चीज मैं बता देता हूं, फुल कॉन्फिडेंट रहिएगा। मैं बहुत सारे वीडियो में देखता हूं, कुछ कुछ कमेंट भी मुझे आते हैं कि सर पैसा क्यों मांग रहे हो, अरे क्यों ना मांगू, क्यों ना मांगू, मैं अपना फीस भी ना लूं।
और लोग कहते हैं अगर तुम किसी का लाइफ चेंज करके मतलब किसी को अमीर बना सकते हो तो आप 200 300 500 रुपया क्यों चार्ज करते हो? ऐसा है इस सेक्टर में, ये सारी चीज कहते हैं। तो एक डॉक्टर भी तो बीमार होते हैं, तो उसके पास क्यों दिखाने जाते हो आप? क्योंकि उसके पास नॉलेज है उस चीज को ठीक करने का। एक डॉक्टर भी 500-600 रुपया फीस लेता है, उसको तो कोई नहीं कहता है। साधारण एक बीमारी के लिए अगर एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो 50 से 1 लाख रुपया बिल आ जाता है, तब तो कोई कंप्लेन नहीं करता है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आपके लाइफ को फुल सेट कर देगा, पूरा सेट कर देगा आपके लाइफ को, उसको लेके इतना तरह तरह का बात। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर आप लोग इसमें उतरे हो, इसको प्रोफेशनली देखो, पूरा प्रोफेशनली देखो इस चीज को। आप अपना फीस डिमांड करो कि मेरा ये फीस है। हाँ, बात ये है, ये मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उतना एक्सपर्ट बना देना, उतना आपको चीजें आपके पास हैंड ओवर कर देना, वो टूल्स एंड टेक्निक्स, कि आप जो भी कुछ करवाएंगे वो उसका काम हो, उतना मैं करवा दूंगा। वो तो मैं गारंटी लूंगा, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप जो काम करवाएंगे वो उसका होगा, उसका रिजल्ट भी उसको मिलेगा, और आप अपना फीस भी लेना। और लोग कहते हैं ना कि अगर तुम बिलियनर बन सकते हो तो इससे क्यों इससे क्यों पैसा चार्ज कर रहे हो, तुम भी कुछ कर लो। अरे बुर्बक, उन लोगों को पता नहीं है, मेरे कुंडली में लिखा है मैं एस्ट्रोलॉजी करके बिया, तो ऑकल्ट, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ऑकल्ट में क्या आता है, वास्तु आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, रेकी हीलिंग आता है, टैरो कार्ड रीडिंग आता है, जो स्पिरिचुअल साइंसेस है वो सारा आता है। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप ऑकल्ट साइंस का काम करके ही आप पैसे वाला बनेंगे, तो हम यही करेंगे ना। और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो एस्ट्रोलॉजी करके मिलीनियर बिलियनियर बना है, हमारे यहाँ पे ही है, बहुत सारे बने हैं। और आप न्यूमरोलॉजिस्ट ये देख लो, आजकल बहुत फेमस है संदीप जी, संदीप बजाज। वो कैसे फेमस, वो उसके पास अभी अकाउंट में 5-6 करोड़ रुपया है। कैसे आया 5-6 करोड़ रुपया? वो कोई रियल एस्टेट बिजनेस करके आया उसके पास? नहीं, न्यूमरोलॉजी करके आया। और वो अगर कहते हैं कि आप ये करो, आप देखना बहुत पैसा कमाओगे, तो वो उनको मैसेज आता है, मैं उनका भी कमेंट पढ़ता हूँ, तो उनको आता है कि अगर नहीं है तो आप क्यों ये कर रहे हो, आप भी कुछ कर लो। अरे वो कुछ ही यही तो कर रहा है, यही करके उसको पैसा कमाना है, यही करके उसका कुंडली में वही लिखा था। तो किसी किसी के बातों से ना आप लोग डरना मत कभी भी। आपका जो फीस है वो चार्ज करना है, और अपना काम करते जाना है, और प्रोफेशनली करना है। क्योंकि हर चीज का जो दक्षिणा है वो देने का प्रथा हमारे पूर्वजों से चल के आ रहा है। हमारे ऋषि महर्षि ने भी उंगली कटवा दिया था दक्षिणा के नाम पे। हम तो सिर्फ 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, वो रेमेडी के ऊपर बात मांग रहा है। तो आप लोग कभी मत डरना, और मैं उतना तो आप लोगों को बना दूंगा, उतना तो मैं आप लोगों को बना दूंगा कि कॉन्फिडेंट बना दूंगा कि आपको जो चीज है आप देखने के साथ साथ कुंडली देखना भी नहीं पड़ेगा। कोई आगे कुछ बोलेगा ना, तुरंत से बोल दोगे अरे आपका तो ये घर एक्टिव होगा इसलिए आपके साथ ये हो रहा होगा। ठीक है, अभी आते हैं इस चीज में। इस चीज को अच्छी तरह से सुनिएगा। जो जीपीएस टेक्निक बोला मैंने, जीपीएस टेक्निक मतलब दिशा बल। तो सूर्य और मंगल को दिशा बल मिलता है 10th हाउस, वीनस और मून को दिशा बल मिलता है 4th हाउस, जुपिटर एंड मर्क्यूरी को दिशा बल मिलते हैं 1st हाउस, और शनि को दिशा बल मिलते हैं 7th हाउस में। राहु केतु के लिए कोई दिशा बल नहीं है, क्योंकि वो जिस घर में बैठते हैं उस घर का मालिक बन जाते हैं, चाहे उस घर का मालिक कोई भी हो। दैट्स इट। और राहु और केतु का अपना अपना राशि होता है, अगर वो अपने उस राशि में बैठ जाए तो वो उसका ही हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे जो कुंडली में ये 1st हाउस में बैठना, जुपिटर को दिशा बल मिलते हैं। जुपिटर अभी इस कुंडली में 1st हाउस में नहीं है, वो 2nd हाउस में है, तो उसको दिशा बल क्या नहीं मिल रहा है? उसको मिल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमने डिस्ट्रॉय कर चुका है। कैसे डिस्ट्रॉय कर चुका है, एक बताऊंगा आज, सिर्फ एक बताऊंगा। मान लीजिए किसी ने आके पूछा है आपको कि सर मेरा फाइनेंस का बहुत इशू चल रहा है, फाइनेंस का बहुत इशू चल रहा है। अभी फाइनेंस का हाउस कौन सा है कि पैसा टिक ही नहीं रहा है मेरा। मैक्सिमम लोगों का कंप्लेन यही रहेगा, पैसा टिक नहीं रहा है। तो पैसा जो टिकता नहीं है वो कौन सा हाउस रेस्पॉन्सिबल है? सेकेंड हाउस, क्योंकि सेकेंड हाउस इज योर सेविंग। 11th हाउस से आप प्रॉफिट गेन करोगे, आपके पास कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो डिपेंड करेगा 11th हाउस। और 6th हाउस जो है
वो आपका ट्रांजेक्शन दिखाता है। क्यों? लेन देन। तो इसमें आप लोग कह सकते हो कि किसी को पैसा उधार देना है भी कि नहीं देना है। अगर 6th हाउस थोड़ा पिटा हुआ है तो आप किसी को उधार दोगे तो आपका पैसा गया, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे किसी ने बोला कि ये फाइनेंस का हाउस है, मेरा पैसा टिकता नहीं है, किस तरह से मैं ठीक करूं? तो फाइनेंस का हाउस कौन सा है? फाइनेंस का हाउस आपका सेकंड हाउस है। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस का मालिक कौन है इस कुंडली में? यहाँ पे वीनस वीनस वीनस। यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखा है तो वीनस। और वीनस कहाँ प्लेस है देखिए यहाँ पे। 6 अभी वीनस का जीपीएस कोड मैंने क्या बताया था? 4th। फोर्थ, क्योंकि फोर्थ हाउस में इसको दिशा बल मिलते हैं, तो वीनस का जो जीपीएस कोड है वो 4 है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आप ऐसे कौन से घर से काउंट करोगे जिस घर से काउंट करते वीनस जहां बैठा है वो फोर्थ हाउस बन जाएगा। सर एक बार वापस बताइए। वीनस को दिशा बल मिलता है फोर्थ हाउस से, जी सर। तो वीनस जहां बैठा है उसको फोर्थ हाउस बनाना है। तो बनेगा। ठीक है, क्योंकि वीनस को फोर्थ हाउस से दिशा बल मिलते हैं। तो एक्चुअली फोर्थ हाउस मतलब ये है, हाँ। लेकिन वहां पे तो बैठा नहीं है, लेकिन प्लेनेट जहां भी बैठा हो उसका जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, उसका जो जीपीएस कोड है, जैसे वीनस का 4th है जीपीएस कोड, वो जिस घर में बैठा है उसको वो घर बना देना है जो उसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कोड था। मतलब 10th हाउस। वीनस का डायरेक्शनल कोड है, जीपीएस कोड है 4th। तो हम कौन से घर से काउंट करें? जो काउंट करते हैं 10th वीनस का जो ये बैठा हाउस, 4th हाउस। जी 3rd हाउस सर। 7th जी, हाउस। 3rd नहीं हाउस। नहीं, 3rd हाउस से काउंट करेंगे। हाँ। 3rd हाउस से 1 2 2 3 3 4। 4 देखिए, यस। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं ना हम लोग एस्ट्रोलॉजी में। हाँ जी सर। 3rd हाउस। 3rd हाउस से काउंट करेंगे तो वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गया 4th हाउस। मतलब वीनस को कहां से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा? 3rd हाउस से। अभी 3rd हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? 3rd हाउस में लिखा है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आप लोगों को हर राशि का डायरेक्शन भी लिखाया जाएगा। तो अभी इस कुंडली के लिए अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष होगा तो ये जिंदगी में पैसा सेव नहीं कर पाएगा। देखिए कितना प्यारा साइंस है। इससे आप हर किसी का भी निकाल सकते हो, हर किसी का। कोई आके कह रहा है मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है, करियर का हाउस कौन सा है? 10th हाउस। 10th हाउस का मालिक कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? यहाँ पर। अभी शनि का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से मिलता है? 7th हाउस से। 7th हाउस। तो अभी ऐसे कौन से हाउस से काउंट करे कि ये जो शनि बैठा हाउस है ये 7th हाउस बन जाए? 3rd हाउस। 3rd हाउस। तो इसके लिए फिर से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है करियर के लिए भी। तो ऐसे सारे चीज यहाँ पे सीखेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल कोड, ये सारे चीज सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीखेंगे दशा लगन पद्धति। दशा लगन पद्धति मतलब जिसका दशा चलता हो उसको लगन बनाएंगे और उस हिसाब से प्रेडिक्शन करते जाएंगे। और उस प्रेडिक्शन में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारा केपी। तो केपी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत केपी करता हूँ। क्योंकि केपी देखिए, केपी में क्या होता है, इतना इतना डीपली कौन देता है आप सोचिए। यहाँ पे डिग्री देखे रखा है देखिए, जो हम लोग वास्तु में यूज करते हैं, हर घर का डिग्री देके रखा है। देखिए आप कौन से डिग्री में सोते हो, आपका घर का बेडरूम कौन से डायरेक्शन में है, आपका घर का जो डोर है वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे है, वो भी प्रेडिक्शन हो जाता है इससे। हर चीज इससे प्रेडिक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लेनेट, प्लेनेट का डिग्री देखो देखे रखा है, और आप जाके देखना आपके घर के उसी डिग्री में उस प्लेनेट का असर होगा। उसके बाद हर हाउस कौन से प्लेनेट को सिग्निफाई कर रहा है ये दे रहा है। इतना डिविजनल, इतना बारीकी से कौन देता है आप सोचिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इस सारा खेल होगा, पूरा एस्ट्रोलॉजी इसमें टिका हुआ है। कौन सा प्लेनेट क्या नंबर दे रहा है, ये नंबर मतलब हाउस, ये पूरा टिका हुआ है, पूरा एस्ट्रोलॉजी टिका हुआ है इसके ऊपर। फुल प्रेडिक्शन इससे होगा। दैट्स इट। इसमें देखिए राहु जो है वो सिर्फ 11th हाउस दे रहा है। इस कुंडली के लिए राहु बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ा लालची, इस इंसान को थोड़ा लालची बना देगा अगर राहु को यूज करे, लेकिन वो सारा गेन प्रॉफिट लाके खड़ा कर देगा इसके सामने, ये राहु। तो ये सारा चीज में सीखेंगे, बहुत अच्छा साइंस है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोग सीखेंगे जो नवतरा चक्र पद्धति। नवतरा चक्र पद्धति मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है ये आपका नक्षत्र है। नक्षत्र जो टोटल 27 नक्षत्र होता है, ठीक है। तो सर इस अब नक्षत्र पंचांग भी में जो सिखाओ सर, सॉरी टू इंटरप्ट, पंचांग पंचांग भी सिखाओगे पंचांग सर? भी पंचांग भी टच करवा देंगे लास्ट में, वो आखिर में करवा देंगे। पंचांग भी आखिर में टच करवा देंगे आप लोगों को। जी सर। उस पंचांग में आपको तिथि पढ़ाएंगे। तिथि के हिसाब से आपका जिस तिथि में जन्म हुआ है, उस तिथि के हिसाब से आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीज आपको करना पसंद है, क्या नहीं करना है, वो सारा चीज इस पे सीख जाएंगे। तो उसके बाद ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, सॉरी नक्षत्र नवतारा चक्र पद्धति होता है। नवतारा चक्र पद्धति मतलब क्या है, देखिए 27 नक्षत्र है और 9 प्लेनेट है। तो हर प्लेनेट को 3-3 नक्षत्र दिया गया है। तो हर नक्षत्र को 3-3 प्लेनेट दिया गया है, हर प्लेनेट को 3-3 नक्षत्र दिया गया है और 9 भागों में बांटा गया है, इसलिए नवतारा चक्र पद्धति। और आप जिस नक्षत्र में जन्म हुए हो, उस नक्षत्र को आप पकड़ लोगे एज ए योर जन्म नक्षत्र। मान लीजिए किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हो गया, तो ये अश्लेषा नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र हो गया, तो ये पहला नक्षत्र हो जाएगा। तो इस हिसाब से चीजों को डिवाइड करेंगे। और जो जन्म नक्षत्र होगा नवतर चक्र पद्धति में, आपको ये पता चलेगा कि किस व्यक्ति का अगर मुंह भी देखोगे आपका दिन खराब जाएगा। हम लोग कहते हैं ना, आज तुम्हें पता नहीं किसका मुंह देख लिया ये दिन खराब जा रहा है मेरा। इस नक्षत्र से प्रेडिक्शन होगा कि मैरिज प्रेडिक्शन होगा कि कौन से लड़की या लड़का के साथ मैरिज करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। और मैरिज जब प्रेडिक्शन होता है ना, इसमें यह सिखाया जाए, मैरिज का भी सिखाया जाएगा। और एक चीज है, मैरिज सिखाया इसलिए जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिज के ऊपर जो चार्ट मैचिंग सिस्टम है ना, वो आज के जमाने में सबसे खराब सिस्टम है। मैक्सिमम डिवोर्स हो रहा है आजकल, मैक्सिमम डिवोर्स हो रहा है। क्यों पता है आप लोगों को? यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करता है, शायद आप लोगों को पता होगा यही चीज, वो है अष्टक, उसे क्या कहते हैं, नाड़ी दोष। नाड़ी दोष नहीं, वो जो होता है ना, अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान, उसमें नाड़ी भी आता है, भक्कुट बटुक भी आता है, नो डाउट। उसमें टोटल 8 आता है, इसलिए उसे कहा जाता है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान किया, ओके कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड अष्टकूट मिलान टेक्निक इज ऑब्सोलीट नाउअडेज, बर्बाद करके रख देगा इस टेक्निक को यूज करोगे तो आप लोग। इसमें आपको सिखाया जाएगा, सबसे पहले नवतर चक्र पद्धति के हेल्प से आप लोग डिसाइड करेंगे कि उसके लिए कौन सा नक्षत्र है जो मारक है और कौन सा अति मित्र है। उसके बाद आप लोग वहां पे, नो डाउट आप लोग अष्टकूट को भी यूज करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज करेंगे, आप लोगों को पता है लड़के के लिए जो वाइफ का कारक है वो वीनस, और लड़की के लिए जो वाइफ हस्बैंड का कारक है वो मंगल। अभी यहाँ पे जब कोई लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे या लड़के के लिए लड़की ढूंढेंगे, और एक लड़का आपके पास आया, बोला मुझे शादी करना है, तो किस तरह होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, तो आपको इसमें यह भी सिखाया जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में ये आपको आपका वाइफ या हस्बैंड आपको मिलेगा। डायरेक्शन भी बताया जाएगा, आप डायरेक्शन भी कह सकते हो, इस डायरेक्शन में जाओ आपको मिल जाएगा। चलिए वो तो हो गया। लेकिन लड़का आया, उन्होंने कहा कि मेरा शादी करना है, तो आप बोलिए कि मेरे शादी का लाइफ कैसा जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, और हम लोग केपी में वो देखेंगे नंबर्स क्या दे रहा है, उस नंबर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका मैरिड लाइफ कैसा होगा। और अगर ठीक नहीं है तो हम लोग उसमें एस्ट्रो वास्तु वो सारा रेमेडी यूज करेंगे, हिट थ्योरी के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, टैटू एक्टिवेशन टेक्निक के हिसाब से हम लोग रेमेडी यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे वीनस और मर्क्यूरी मार्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ही इग्नोर कर देते हैं। अगर लड़की का चार्ट है तो मार्स देखेंगे क्यों, हस्बैंड का कारक है। लड़का का चार्ट है तो वीनस देखेंगे क्यों, वाइफ का कारक है। अगर किसी कुंडली में वीनस के साथ राहु का कंजंक्शन हो या मार्स के साथ राहु का कंजंक्शन हो, और इसको कंजंक्शन कैसे देखा जाए, वो टेक्निक उसमें कोर्स में सिखाया जाएगा, क्लास में सिखाया जाएगा, किस तरह से उसको देखना है। बहुत सारी चीजों को देखना है, सिर्फ साथ में बैठने से नहीं, वो ट्रायंगल में बैठने से भी होता है, और बहुत सारा चीजें जो सिखाया जाएगा। अभी यहाँ पे वीनस के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु है, तो जब किसी कुंडली में ये आपको मिल जाए, तो एक लड़की या लड़का आए और उन्हें कहा हस्बैंड या वाइफ कैसा चाहिए, तो उनको हमेशा कहना है कि आपको जो लड़का चूज करना है या लड़की चूज करना है वो राहु का तरह होना चाहिए, जो बहुत ही वेल मेंटेन ग्रूम हो, आउट गोइंग हो, करियर ओरिएंटेड हो, ज्यादा पारिवारिक ना हो, नहीं तो डिवोर्स करवा देगा। अगर गलती से
किसी का वीनस के साथ राहु है या मंगल के साथ राहु है, और वो ऐसा बंदा या बंदी से शादी कर लिया जो केतु का तरह हो, मतलब सिंपल, सोवर, फैमिली ओरिएंटेड, अपने में ही रहना, फैमिली में रहना, तो उसके साथ उसको मैच ही नहीं, भाई भी मैच नहीं करेगा, इरिटेट हो जाएगा वो लड़का या लड़की। अगर किसी के साथ वीनस के साथ केतु या मंगल के साथ केतु है, तब उसको बोलना है गलती से भी ऐसा लड़की उठा मत लाना जो बहुत ही मेकअप करता हो, बहुत ही ग्रूम करता हो, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, फैमिली से कोई मतलब नहीं, मेरा करियर सबसे पहले, डिवोर्स हो जाएगा। मेन रीजन फॉर डिवोर्स इज वीनस केतु, वीनस राहु, मंगल केतु, मंगल राहु, इसको इग्नोर करते हैं। ये चीज आप लोगों ने कभी यूज किया है, कभी सुना है किसी को यूज करते? हम्म, क्योंकि ये सारा जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में सुना है सर ये। कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी है, ये मैंने, क्योंकि मैंने जो सीखा है ये मैंने राहुल कौशिक जी से सीखा है। हाँ 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 बहुत ही सर, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा, मतलब मुझे, मतलब मैं उन्हीं ब्लेस्ड हूँ से जो सीखे ऐसा सर। गुरु, जैसा गुरु मुझे मिला है, वो सच सर बात है। आप उनके स्टूडेंट है सर? सॉरी। जी, मैं उनसे सीखा था जी। थैंक यू। ऐसे हाँ ये मतलब का सीखा सुना मतलब था। क्या था, मैं पिछले 5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी खुद कर रहा था, लेकिन फॉर्मल कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ के सब सीखा। लेकिन उसके बाद मुझे चाहिए था कि एक सर्टिफिकेशन चाहिए मुझे, किससे करे, तो ऐसे यूट्यूब देखने देखते देखते मैंने इसका भी देखा था, वो जो लूनार एस्ट्रो था। हाँ सर, दीपांशु गिरी सर। हाँ, पांशु जी बहुत बहुत प्यारा है, बहुत उनके पास नॉलेज बहुत डेप्थ है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो राहुल कौशिक जी से मैच हुआ बहुत। जी सर। उनका जो बोलने का टेक्निक है वो बहुत मेरे साथ मतलब कनेक्ट हुआ। हाँ सर हाँ। तो मैंने उसका ऑनलाइन कोर्स लिया था, उससे ही मैंने सीखा, और उनसे जो सीखा है आज तक मैं बता नहीं पाऊंगा, उससे जो मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत रिजल्ट आ रहा है। जी सर। तो उससे मैंने सीखा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये नवतारा चक्र पद्धति हम लोग यूज करेंगे। इसमें कैसे यूज करेंगे वो सारा टेक्निक वहां पे सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो जन्म नक्षत्र है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये जो चार्ट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दे देंगे चार्ट। यहाँ पे जो मान लीजिए कोई भी आपका नक्षत्र हो, मान लीजिए आपका चित्रा नक्षत्र है, तो ये आपका पहला नक्षत्र हो जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इससे अगर काउंट करेंगे 27वां नक्षत्र, तो ये होगा हस्ता नक्षत्र। तो आपके कुंडली के हिसाब से जो आपका 27वां नक्षत्र होगा, वो आपका अति मित्र होगा, उसको यूज करना। और इसका जो लिस्ट है, इसका जो चार्ट है मेरे पास है, मैं आप लोगों को जब क्लास करेंगे तब दे देंगे कि कौन सा नक्षत्र किस किस एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चिड़िया को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पेड़, ट्री, पौधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता है। मेरा जो मान लीजिए आपका 27वां नक्षत्र मिक्षिरा आ गया, और मिक्षिरा का जो बर्ड है वो चिकन है, मुर्गी चिकन, और आप धड़ल्ले से चिकन खा रहे हो, लाइफ में डायरेक्शनलेस हो जाओगे, क्योंकि वो अति मित्र है, उसको आपको लाके पालना है, उसको प्यार करना है खाने से ज्यादा। और हमें पता ही नहीं है कोई ऐसा फल है जो आपका अति मित्र है, आप तोड़ के धड़ल्ले से खा रहे हो, उसको प्यार करना है, उसको खाना नहीं है, उसको उल्टा उसको लेके गुरुजन को, जो आपका गुरुजन है, जो पंडित है, जो मंदिर है, उसमें जाके उल्टा देना है लोगों को, और आप खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो ये जैसे कि देखिए अगले जो एंशियंट टाइम, जब राम जी, कृष्ण जी जब थे, उन लोगों के हमेशा नक्षत्र से ही रेमेडी होते थे 100%। इसलिए केपी चार्ट में यूज करता हूँ, उसमें नक्षत्र से ही सब प्रेडिक्शन होता है, नक्षत्र से ही आपका रेमेडी होता है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसलिए नक्षत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना नक्षत्र से कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर में राशि को लेके चल, राशि बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सबसे पहला हाउस, उसके बाद राशि, उसके बाद नक्षत्र, और प्लेनेट तो हमेशा रोल में रहेगा ही। तो प्लेनेट जो है, एक ही चीज आपको याद रखना है, प्लेनेट इज नथिंग, प्लेनेट इज ओनली ए डिलीवरी एजेंट। वो रिजल्ट को उठाएगा और लेके आपके हाथ में रख देगा, बस। प्लेनेट इज डिलीवरी एजेंट, और कुछ नहीं करता है। बाकी जब जो रिजल्ट जो जनरेट होगा, वो आपका नक्षत्र का डिसाइड करेगा, आपका राशि डिसाइड करेगा, आपका हाउस डिसाइड करेगा, और प्लेनेट उस रिजल्ट को उठा के लाके रख देगा। तो मान लीजिए कोई प्लेनेट आप देख लिया केपी चार्ट में कौन सा हाउस दे रहा है, नेगेटिव हाउस दे रहा है, और उसको दशा आ रहा है, आपको तो डर होगा। तो सबसे बढ़िया होगा, वो प्लेनेट रिजल्ट डिलीवर करेगा, तो उस प्लेनेट को, जो डिलीवरी एजेंट है, उसको ही बांध के रख दो कहीं पर, तो वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा। जैसे आपको मैंने बता दिया कि फाइनेंस का जो हाउस है वो 2 6 11 है,
लेकिन फाइनेंस का नेगेशन हाउस कौन सा है जो फाइनेंस को रोकता है, आपके पास आने नहीं देता है पैसे को? फर्स्ट जो पैसे को रोकने वाला जो हाउस है, अगर वो आपका दशा का मालिक का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो दे दिया, इसका मतलब पैसा आएगा नहीं। तो उससे अच्छा है उसको कहीं बांध बांध के रख दो, उसको आने ही मत दो, डिलीवरी करने मत दो। तो आप प्लेनेट को तो नहीं बांध सकते हो, उसका डोनेशन करवा दो, चलो तुम साइड हो जाओ। और उसको साइड करवा दिया, अभी लेगा क्या? उसको लेने के लिए वही टैटू एक्टिवेशन टेक्निक या एस्ट्रो वास्तु टेक्निक यूज करेंगे, किस चीजों को लेकर इस जगह प्लेस कर दे ताकि उस एंगल से आते रहे। और ये मैं कह रहा था, जो आपका 27वां नक्षत्र होगा वो आपके लिए अति मित्र होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, कृष्ण जी के आप सर पे देखे थे मोर पंख, जी सर। कृष्ण जी के सर पे मोर पंख, हाथ में क्या थे? हाथ में थे उनका चक्र। चक्र। क्यों? सुदर्शन चक्र। हाँ, क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, हम्म, और रोहिणी से जो 27वां नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र है। हम्म, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ एक चीज। आप लोगों को बहुत प्यारा चीज सिखा दिखा रहा हूँ, देखिए कैसा कैसे काम करता है ये सारा चीज। हम्म, कृतिका नक्षत्र था 27वां नक्षत्र, जी सर। ये देखिए चार्ट आ गया। अभी इस जो 27वां नक्षत्र है इसका सिंबल देखिए क्या है? नाइफ। हाँ, मीनिंग क्या है इस नक्षत्र का? शार्प एंड काटिंग पेनिटेटिंग इन नेचर। हम्म, कृष्ण जी के पास हमेशा चक्र रहते थे, हम्म, वो भी शार्प थे, कटिंग एंड पेनिटेटिंग। पेनिटेटिंग मतलब कोई भी चीज को तोड़ के अंदर से बाहर चला जाना पूरा, हम्म, है ऐसा? जी सर। देखिए वो हमेशा अपने साथ रखते थे। और उसके बाद आप देखो, ट्री क्या है? कूलर। बर्ड क्या है? पीकॉक, सर पे हमेशा मोरपंख रखते थे। एलिमेंट क्या है? पृथ्वी, हमेशा पैर के नीचे जमीन पे बैठ के मोरपंख लगा के फ्लूट बजाते थे। हम्म, और कहां पे रखते थे मोरपंख? हेड। सर। देखिए डायरेक्शन स्ट्रेंथ कौन सा है? ईस्ट। हम्म, किस क्या चराते थे? गाय बकरी, योनी शीप। हम्म, देखा कि वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी को मानते थे। तो ये 27वां जो नक्षत्र है ये आपको हमेशा हेल्प करता है, हमेशा उसको हमेशा अपने साथ रखना होता है। यहाँ पे देखिए पीकॉक है, अगर किसी यहाँ पे हैन आ जाए, चिकन हैन, हम्म, हम्म, और आप बढ़िया से तंदूरी चिकन खा रहे हो, तो क्या होगा सोच लीजिए आप लोग के साथ। तो ये सारा चीज इसमें सिखाया जाएगा इस कोर्स में। ये देखिए, ये जो मेरा इंस्टीट्यूशन है, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन, मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है, जो रजिस्टर्ड है अंडर गवर्नमेंट उद्यम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड फाइनेंस, माइक्रो एंड फाइनेंस एंड क्या था उसका भूल गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड फाइनेंस एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ था, एमएसएमई, सॉरी, एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है हम्म, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस मेरा। और इस कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें जो है ये सारा चीज देखिए, नंबर 1 वैदिक, नंबर 2 यहाँ पे प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, जो हम लोग कहते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक ही होता है एक तरह का, जो विगुनंदी नाड़ी से बेस्ड है। और मैंने ये टेक्निक मैं राहुल कौशिक सर जी से सीखा था, जो मेरा गुरुजी है। और इसके बाद आपको स्टोन सिलेक्शन सिखाया जाएगा कि स्टोन एक्चुअली कौन सा देना होता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, किसी एक का मैं चार्ट लेता हूं आप लोगों के बीच में से ही, और एक सिर्फ प्रेडिक्शन करूंगा। जी सर। मेरा नंबर जी बताइए। नेहा। जी बता दीजिए। SNEH स्नेहा। स्नेहा। यस सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए।
22 12 22 12 12 1971 1971 टाइम टाइम 6:45 से 6:50 लगा लीजिए शाम का। देखिए जो हाँ केपी चार्ट जो है वो बहुत ही टाइम सेंसिटिव है। अगर ऐसा हो कि केपी चार्ट जो है ना 2 से 4 मिनट में पूरा चेंज हो जाता है, हिस्ट्री चेंज हो जाता है पूरा। Yes, sir. तो अगर इसमें आपको किसी को ऐसा लगे ना कि इस टाइम्स के बीच में इस टाइम के बीच, तो यहाँ पे आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बगैर नहीं हो पाएगा। वो सिखाया जाएगा इस कोर्स में, आप लोग सीखेंगे। जब केपी सिखाते जाएंगे उस टाइम में आप सीखते जाएंगे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। और इस चीज को अगर सीख लेंगे, आप सबको बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया चीज मैं दे रहा हूँ आपको। ओनली बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा के आप बहुत अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हो। सर प्लेस राजमंड्री RAJAH हाँ जी, RAJAH RAJAS MUHH। हाँ ये ऊपर वाला सर। यस अभी यहाँ पे देखिए, आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है, सर। ठीक है। आपके लिए सबसे बड़े जो बाधक है वो आपका हस्बैंड है। आपका हस्बैंड ही है जो आपको कुछ करने नहीं देता। आप कुछ अगर कहते हो मुझे ये करना है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं। जब तक आप उसके हिसाब से करते हो सब वेल एंड गुड। जब भी आपको तो नहीं मुझे इस तरह करना है, वो ना बोल देते डायरेक्ट। आपके लिए सबसे बड़ा बाधक आपका हस्बैंड है। ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं है सर। मतलब वो ऐसे तो है, मतलब इनडायरेक्टली वैसे तो सब एंकरेज करेंगे, बट जब एकदम जी। थोड़ा करने पे आ जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार तुम घर पे टाइम ही नहीं देती हो, क्या है ये बोल। वो कुछ एक तो तरह से आपको हाँ खुश करेगा ही, क्योंकि हाँ आपका जो बाधक हाउस है वो 7th हाउस है। हाँ, तो किसी किसी का बाधक होता है 9th हाउस, किसी किसी का बाधक होता है 11th हाउस। हम्म, और वो बाधक है, वो बाधक की तरह एक्ट करेगा ही, ठीक है, वो करेगा ही। आप जितना भी बोल लीजिएगा, हाँ आप सर। अच्छी तरह से बैठ के आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो बाधक का तरह एक्ट करेगा। अभी चलिए, वो आपका 7th हाउस हो गया बाधक। और ये बाधक कैसे देखा जाता है इस कोर्स में वही सिखाया जाएगा कि हर किसी का बाधक कैसे डिसाइड किया जाता है। अभी क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, किसी किसी का बाधक बनता है 9th हाउस। अभी 9th हाउस तो बहुत अच्छा हाउस है, 9th हाउस तो लोग क्या करते हैं, यस 9th हाउस का स्टोन पहना देते हैं। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके लिए 9th हाउस बाधक बन गया, इसका मतलब उसके लिए उसका पिताजी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उस बाधक का स्टोन पहन रहे हो, आपके लाइफ में और हर्डल्स बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो आपका जो लगन है वो आपका जो द्विस्वभाव लगन है, सर। द्विस्वभाव लगन के लिए 7th हाउस बाधक होता है, ठीक है। द्विस्वभाव लगन के लिए 7th हाउस बाधक होता है। चर लगन के लिए 11th हाउस बाधक होता है। और स्थिर लगन के लिए 9th हाउस बाधक होता है। और होता है तो ये होता है, जी सर। आप ट्राई करके देखना, आप लोग यूज करके देखना, अपने चार्ट में लगा देना, होता है तो होता है। तो कभी कभार क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति आपके 11th हाउस का भी स्टोन रिकमेंड कर देता है। अगर आपका जो लगन है वो चर लगन है और आपने 11th हाउस का स्टोन पहन लिया, तो आपके मन में इतना इच्छा से भर देंगे कि छोटे छोटे चीज में इतना घुस जाओगे कि बड़ा चीज के लिए आपको मतलब आपके नजर में आएगा नहीं, बड़ा चीज देख ही नहीं पाओगे, छोटे में अटके रहोगे। ये बाधक का काम होता है। कभी कभार मैंने बोला जिसका स्थिर लगन है वो 9th हाउस बाधक है, और उन्होंने 9th हाउस का स्टोन पहन लिया, वो अपने बाधक को अपने साथ में बिठा लिया। और आप देखना ये 100% श्योर है, जिसका स्थिर लगन है और 9th हाउस बाधक होगा, आप देख लेना उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका फादर ही है। सर जब 11th तक फादर जिसका बाधक होगा तो उसको क्या रहेगा, उसकी आकांक्षा है, मतलब उसकी इच्छाएं उसका बाधक होगा या क्या होगा सर? 11th हाउस अगर किसी का बाधक हो जैसे 11th हाउस चर का लगन जितना भी पे है। एट्रीब्यूट है,
11th उसका जितना भी एट्रीब्यूट है वो बाधक बन जाएगा। जैसे कि उसका इच्छा इतना हो जाएगा, अभी बोलेगा कि मुझे चाव चाव खाना है, चाउमीन खाना है, आप लेके आएंगे, वो कहेगा छोड़ो ना, अभी चाव चाव छोड़ दो, कल सुबह खा लेंगे, अभी चाय बना दो। अच्छा। अभी बोलेगा मुझे गाना सीखना, हारमोनियम लेके आओ, हारमोनियम लेके आएगा, 2 दिन बचाएगा, वो हारमोनियम छोड़ो, मुझे गाना नहीं सीखना, मुझे फुटबॉल खेलना है। जी सर। ये उसके बाद 11th हाउस जो है फ्रेंड है, वो फ्रेंड इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सोसाइटी, जिस सोशल सर्कल में वो रहेगा, वो सर्कल ही उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसको अगर वो लाइफ में ज्यादा अचीव करने लगेंगे, उसका सोसाइटी उसको जेलस के नजर से देखेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब स्टोन जो रिकमेंड करते हैं लोग, ये बाधक के बारे में बोलने का कारण यही था कि जब स्टोन रिकमेंड करते हैं कि हर किसी को लगता है स्टोन रिकमेंड कर देते ये पहन लेते हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ पे बहुत कुछ देखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सिस्टम। क्योंकि जेमिनी में जो होता है वहां पे 6 होता है, 6 लिस्ट होता है, मैं दिखाऊंगा, आगे दिखा दूंगा थोड़ा। उसके बाद मैच मेकिंग, कैरियर सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के बारे में आप लोग जानते हो, जो पहली बार मैंने लाया इंटरनेट पे। नहीं, आपके ही इस पे देखा था सर मैंने। हाँ, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है वो पहली बार मैंने लाया, और ये बहुत ही एंशिएंट साइंस है, बहुत पिन पॉइंट करके ये रिजल्ट दिखाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका केपी हिट थ्योरी और एस्ट्रो वास्तु रहेगा, अष्टक वर्क प्रेडिक्शन टेक्निक रहेगा, अष्टक वर्क एंड प्रेडिक्शन टेक्निक, जीपीएस टेक्निक रहेगा, दशा टेक्निक रहेगा, और नवतर चक्र पद्धति रहेगा। ये सारा चीज रहेगा। और ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स। ठीक है। और इसका जो फीस है वो है 12,000। और सर 3 मंथ्स में क्लासेस डेली होगी सर, वीकली? क्लासेस, मेरे क्लासेस में डेली रखता हूँ, बीच बीच में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मेरा ऑफ रहता है। ठीक है। और कभी कभार अगर मान लीजिए कहीं किसी के घर में वास्तु देखने जाना पड़ा, बहुत दूर कुछ देखने जाना पड़ा, आने में लेट हो जाए या कुछ काम निकल जाए, तब शायद थोड़ा बहुत गैप होगा। उसके अलावा मेरा क्लास कंटिन्यू रहता है। टाइमिंग क्या रहते हैं सर? टाइमिंग तो देखिए, एक तो बैच मेरा 8 बजे का होता है, और ये जो बैच है ये 4 बजे का मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो आप लोग बोले 4 बजे का टाइमिंग ठीक है क्या? 4 बजे का अगर ज्वाइन होते तो 4 बजे का ही ठीक है सर, क्योंकि रात का मैंने टाइम रखा है है। 4 बजे, ये 4 बजे का रखा है मैंने। जी सर। सर ये और मैंने 4 बजे का रखा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकती है? है। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकता है। हाँ, आप 4 यहाँ बजे पे का ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो फीस है, वो पहला जो फीस आप 6,000 पेमेंट करोगे, और रेस्ट जो है वो कोर्स आगे बढ़ेगा, 1-1.5 महीने के बाद पेमेंट होगा। ये पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट दिया जाएगा, आपको रिसिप्ट व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी सर। और सर्टिफिकेट जो है मैं आपको एक बार दिखा दूं किस तरह का सर्टिफिकेट होता है। जी सर। एक सेकंड। जी सर। ये सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये रहा सर्टिफिकेट, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस। और यहाँ पे है मेरा डायरेक्टर एंड फाउंडर का नाम, और यहाँ पे आपका नाम रहेगा। और ये रहा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा इंस्टीट्यूशन का, जो एमएसएमई गवर्नमेंट रजिस्टर है, ये रहा। और ये मेरा लोगो है। तो ये है सारा चीज। तो ये क्लास जो स्टार्ट होगा, ये क्लास आपको, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे, आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा क्लास कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। लेकिन अभी तो मतलब देखिए, अभी तो नहीं, एक हफ्ते बाद ही होगा जो होगा क्लास स्टार्ट। तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो आप मैसेज कर दीजिएगा, और मैसेज करने के बाद आप ज्वाइन करने के बाद अपना जो नाम है वो पूरा लिखिएगा, ताकि आपका जो नाम है वो मैं अपने जो लिस्ट है उसमें डाल सकूं, और मेरा जो रिसिप्ट है उसमें डाल सकूं। तो आपका पूरा नाम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी सर। तो अभी जो यहाँ पे जितने जितने लोगों ने ज्वाइन किया है,
सब लोग अनम्यूट करके बताइए अभी तक जो मैंने चीजें बताया कैसा लगा आप लोगों को, थोड़ा फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। क्या सर, एक बार बोलिए। फीडबैक दीजिए जो मैंने अभी तक बोला, जो चीज मैंने आपको बोला कैसा नहीं लगा, सर, क्या चीज है। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, अब बाकी सब बोलिए, कुछ ना कुछ फीडबैक तो दीजिए आप लोग, बाकी अनम्यूट करके थोड़ा फीडबैक दीजिए। कोई भी अनम्यूट नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए तो अभी जो क्लास जो मैंने जो दिखाया वो दिखाया, अभी तो सब आप लोगों ने समझ गया, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। जी, तो इसको अभी खत्म करते हैं। तो और मेरा जो नंबर है आप लोगों को पता ही है, जी सर। आपके पास है मेरा नंबर 9706827675। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा और यही मेरा नंबर है, इसमें पेमेंट कर सकते हो आप लोग। और व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ग्रुप ज्वाइन कर एडमिशन ले लीजिए, ताकि मैं क्लास को नेक्स्ट हफ्ते तक स्टार्ट कर दूं आप लोगों के साथ। और क्लास स्टार्ट करने का जो टाइमिंग होगा वो 4 बजे से होगा, 4 PM। जी सर। और जो मैं कोर्स आपको करा रहा हूँ ओनली 12,000 में, ये कोर्स इतना कम में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे वास्तु भी मिल रहा है, एस्ट्रो वास्तु भी मिल रहा है, केपी भी सर मिल रहा है, इसमें केपी पूरा कवर होगा सर? पूरा कवर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट CSL से 12 हाँ, 12 सब हाउसेस। कवर होगा। कि मैं तो करूंगा केपी से ही करूंगा ना, मैं तो जी केपी सर। एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। जी सर। जी मैं तो आपको केपी सिखाऊंगा, क्योंकि आप भी जो करेंगे केपी से ही करेंगे। जी सर। तो यहाँ पे जो आप लोग करेंगे केपी से ही करेंगे, तो मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी सर। जी, ओके तो सर। अभी इसको खत्म करते हैं, ठीक है। जी सर, नमस्ते सर। जी, जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। और जितना जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जी, तो अभी खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। जी सर। Thank you so much, sir.